वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम क्लास में बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। इसका मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। तो आज की क्लास में कंकाल तंत्र का मतलब है आपके शरीर में जितनी भी बोन्स हैं, है ना। बोन को हिंदी में कहते हैं हड्डियाँ। बोन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हड्डियाँ। यही सारी हड्डियों का एक साथ अध्ययन करना कहलाता है स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। ठीक है। तो कंकाल तंत्र में आज मानव के शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, इस पूरे हड्डी के ढांचे को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, है ना, ये करती क्या हैं, इनका काम क्या है ना। तो काम क्या है? तो काम को पढ़ने से पहले हम इनके कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये सामान्य तौर पर जो है ये हमारे शरीर को साधने का काम करती है। साधने का, आधार देने का, बेस देने का, मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं, है ना। आप देखते हैं कि आप अगर मैं यहाँ खड़ा सीधा खड़ा हूँ तो सीधा किसकी वजह से खड़ा हूँ? हड्डियों की वजह से खड़ा हूँ। अगर मेरे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती, है ना, तो मैं एक प्रकार से मतलब मेरा कोई आकार ही नहीं होता। मैं कैसा होता? अनियमित होता। जैसे आपने देखा होगा अमीबा, है ना। अमीबा का आकार कुछ इस तरीके से होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, बहुत ही प्रकार के इन्वर्टिब्रेट जीव हैं जिनमें कशेरुक या हड्डियां नहीं होती। उनका जो आकार है वो फिक्स नहीं होता। तो कहने का मतलब है आकार मतलब शेप एंड साइज, बेस, है ना, हार्डनेस, मजबूती, शरीर को साधने का काम, ऐसे तमाम तरीके के जो काम है वो कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। कंकाल तंत्र बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये हड्डियां हैं, ये हमारे शरीर को साधने का काम करती हैं, तो ये हड्डियां आई कहाँ से? ये हड्डियां हमारे शरीर में आई कहाँ से? ठीक है। तो हड्डियों का निर्माण पहले हम पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को हड्डियों पर से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। क्योंकि किसी भी चीज़ के कार्य को पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम जो है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी मतलब उसमें अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना मतलब कंकाल तंत्र का अध्ययन। स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम या स्टडी ऑफ बोन, कुछ भी आए तो आपको क्या लगाना है? ऑस्टियोलॉजी। क्या लगाना है? ऑस्टियोलॉजी। हिंदी में भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन करते हैं, है ना। ऑस्टियो जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम सभी जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी के भी अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें एक बुक होगी जिसका नाम होगा ऑस्टियोलॉजी। जब ऑस्टियोलॉजी को आप उठाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो आप उसमें केवल और केवल हड्डियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसकी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये इसका जो निर्माण है स्केलेटल सिस्टम का, ये किससे होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है वो किससे होता है? तो वो होता है आपकी ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। किससे होता है? देखो, ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इसी से इसका नाम आ गया ऑस्टियोब्लास्ट। हिंदी में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं आप, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, है ना। तो स्टडी किसमें होती है? ऑस्टियोलॉजी में। फॉर्मेशन किससे होता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। ऑस्टियोब्लास्ट सेल से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें टिश्यू कौन सा होता है, ऊतक कौन से होते हैं, है ना। जो ऊतक इसमें सहायक होते हैं, तो बहुत सारे ऊतक होते हैं जिसमें ये सारे ऊतकों का संगठन होता है जिन्हें हम बोन टिश्यू कहते हैं। बोन टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होते हैं वो इनके निर्माण में सहायक होते हैं। स्टडी में हम ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से इनका निर्माण होता है। जब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आपस में इस तरीके से बहुत सारी संख्या में मिल जाती हैं, तब इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसने एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया है और एक मजबूत ढांचा बन गया है, जैसे हमने हड्डी कहा है, बोन कहा है। अब बात ये आती है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसने जब हड्डी बनाई है तो ये किस चीज़ का बना है? ये किस चीज़ का बना है? मतलब ये कि इसका बेसिक कंपोजिशन क्या है।
जब बेसिक कंपोजिशन जानने की अब बात करेंगे तो आपका एक ही चीज आएगा कि हड्डी किससे बनी है, ठीक है। तो सेल पूछे तब आपको ऑस्टियोब्लास्ट लगाना है, टिश्यू पूछे तब आपको कनेक्टिव टिश्यू लगाना है, लेकिन उसका बेसिक कंपोजिशन दिया हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हड्डियां आपकी कैल्शियम से बनी होती हैं। कैल्शियम के साथ एक चीज़ और होती है फॉस्फेट। तो कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन जो होते हैं, है ना, ये वाटर के साथ मिलकर H2O के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, बोन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और यही बोन क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आई। कैल्शियम, फास्फोरस और पानी, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है, 50% तक हमारी हड्डियों में पानी पाया जाता है। कैसे? क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं वो अंदर से कैसी हैं, खोखली हैं, ठीक है, वायु कोश नहीं है। देखो एक बात, एक चीज़ और याद रखो, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो जो मैंने आपको लास्ट में मैमल्स पढ़ाया है, तो उसमें मैमल्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बहुत सारे वर्ग हैं, जैसे एम्फीबियंस वर्ग है आपका, एम्फीबियंस के बाद मत्स्य वर्ग है आपका, मत्स्य वर्ग के साथ पक्षी वर्ग है ना। तो पक्षी वर्ग में आप जाके एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वो पॉइंट क्या है कि जो पक्षी हैं उनकी हड्डियों में क्या होते हैं, एयर सैक होते हैं। क्या होते हैं, एयर सैक। एयर सैक का मतलब होता है हिंदी में वायुकोश। वायुकोश का मतलब उनकी हड्डियों में अंदर खोखलापन तो होता ही है, साथ में वायु भी भरी होती है, जिससे पक्षियों का वजन हल्का हो जाता है और वो उड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी हड्डी भी अंदर से खोखली है, लेकिन हमारी हड्डी में एयर सैक नहीं है, बल्कि हमारी हड्डी के बीच में क्या भरा होता है, हमारी हड्डी के बीच में भरा होता है बोन मैरो। क्या भरा होता है, बोन मैरो। इसी को हिंदी में कहते हैं हम अस्थि मज्जा। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है। तो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होता है, इसी से हमारे ब्लड का निर्माण होता है और हमारे शरीर के बहुत सारी चीज़ों का निर्माण इससे किया जाता है, जिसमें एक सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ब्लड है, ठीक है। तो हमारी हड्डी जो बीच से खोखली होती हैं, तो इस खोखली में जब एक द्रव भरा है, इसको हमने अस्थि मज्जा कहा, तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है, इसमें ज़्यादातर के वाटर होता है, ठीक है। और ऊपरी जो बाहरी भाग होता है ये कड़ा होता है, जिससे हमें हड्डी कड़ी महसूस दिखाई देती है ना। कुछ लोग जो मीट वगैरह खाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हड्डी जो है उसको काट के चूसते हैं, है ना, हड्डी को इस तरीके से ऊपर करके चूसने का काम करते हैं, मतलब उसके अंदर का जो बोन मैरो है वो से लेते हैं। और बोन मैरो आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, है ना, जिसमें वो काल रहता है क्रिस 3 में, तो वो उसका शरीर का पूरा भाग पैरालिसिस हो जाता है, तब वो एक ही चीज़ की डिमांड करता है कि मुझे किसी भी व्यक्ति का अगर बोन मैरो मिल जाए तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। तो बोन मैरो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बोन मैरो में अधिक आयतन घेरता है, इसलिए पानी 50% तक हड्डियों में पाया जाता है। और इसकी केवल ऊपरी बाल जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है, जो कठोरता प्रदान करती है। अगर आपसे पूछे कि हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो लोग जल्दी जल्दी में कैल्शियम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर होता है। लेकिन अगर पूछे कठोरता का कारण क्या है, तब आप लगाएंगे कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट। लिक्विडिटी का कारण क्या है, तो H2O। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तब आप कभी भी अस्थि मज्जा या कनेक्टिव ये टिश्यू या कैल्शियम या जल लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे ओसिन प्रोटीन। क्या लगाएंगे, ओसिन, ठीक है। ओसिन प्रोटीन आपका शरीर में पाया जाता है, जिससे हड्डियों का निर्माण होता है। तो याद रखना, हड्डियों के निर्माण में सहायक सेल ऑस्टियोब्लास्ट सेल, हड्डियों के निर्माण में सहायक टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, हड्डियों के निर्माण में इंपॉर्टेंट तत्व कैल्शियम, हड्डियों के निर्माण में कठोरता देने वाला तत्व कैल्शियम और फॉस्फेट, हड्डियों में लचीलापन का कारण वाटर, हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड या यौगिक पानी या वाटर, और हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन पूछे तब आपको लगाना है ओसिन प्रोटीन। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो फाइनली किसका निर्माण करती हैं, हड्डी का निर्माण करती हैं, ठीक है, हड्डी का निर्माण करती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि हड्डी किस तरीके से हमारे शरीर में बनती है, ठीक है। अगर आपसे और डिटेल से पूछे तो आप इसमें लगा देंगे कि H2O हमारे शरीर में 50% होता है, ठीक है, कैल्शियम 42% होता है और 8% फास्फोरस होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर
जो आपके तत्व हैं वो 100% हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपका यहाँ पर जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हड्डी किस चीज़ से मिलकर बनी है। अब हड्डी जब बन गई तो हड्डी आपके शरीर को साधने का काम करती है। अब इसमें क्या क्या होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हड्डी हमारे शरीर के, अब इसके कार्य जो है, कार्य मैं यहाँ नहीं लिखा था क्योंकि कार्य ज़्यादा पूछे नहीं जाते, वो तो आप खुद जानते हैं कि मतलब शरीर को बेस देते हैं, आकार देते हैं, कठोरता देते हैं, मजबूती देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये केवल समझने के लिए है। अब हम बात करते हैं, अभी तक आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि मानव शरीर में 206 हड्डी होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डी होती हैं। ये बच्चा जानता है, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, कोई एडवांस बात नहीं है। लेकिन आज हम इस क्लास में ये समझेंगे कि ये 206 हड्डी कैसे बनती हैं। बात समझ में आ रही है? ये 206 हड्डी कैसे बनती है, मैं आज आपको आपके शरीर की एक एक हड्डी गिनाऊंगा और उसका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो सारी हड्डी का मैं नाम बताऊंगा और सारी हड्डियों को ऐड करते जाना आप लोग, है ना। आप भी ऐड करने की कोशिश करना एक रफ पेज पे, और फिर मैं आखिरी में मैं ऐड करके बताऊंगा, तो सारी हड्डी कुल मिलाकर 206 हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम सारी हड्डियों का क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो 2 भागों में बटा होता है। हमारा जो कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र है, ये कितने भागों में बटा हुआ है? ये हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक भाग होता है एक्सोस्केलेटन। एक भाग क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। इस एक्सोस्केलेटन को बाह्य कंकाल कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। अब आप कहेंगे बाह्य कंकाल, ये क्वेश्चन एक बार व्यापक में पूछ लिया था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए। बहुत सारे बच्चे सोचने लगे कि यार कंकाल तंत्र तो शरीर के अंदर में होता है, लेकिन शरीर के बाहर कंकाल तंत्र कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना। हड्डियां तो अंदर हैं, लेकिन बाहर कंकाल कैसे आ गया फिर? तो बाह्य कंकाल ऐसी क्या वो चीज़ है जिसे हम बाह्य कंकाल में रख सकते हैं? तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पर मैं बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल लिखता हूँ, वो आपको लिखते जाना है। ठीक है, आपके शरीर के जो बाल हैं, ठीक है, नाखून हैं, खुर हैं, खुर आपके नहीं होते, मतलब जानवर के होते हैं, खुर हैं, चोंच है, नाखून, बाल, खुर, चोंच, है ना। कहीं देखो पंख पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन पंख में कुछ भाग है ना, पंख भी आता है। ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये 5 आप बाल, नाखून, चोंच, पंख और खुर, जानवरों के खुर, है ना। और एक चीज और याद आ रहा है मुझे, सींग, जानवरों के सींग। इतने ऑप्शन में अगर आपको मिले तो आपको क्या लगाना है कि ये बाह्य कंकाल है। ये क्या है? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। इनका कोई विशेष क्लासिफिकेशन नहीं है। जो मैंने आपको 206 हड्डियां बताई वो आपका पूरा और पूरा आंतरिक कंकाल है। बाह्य कंकाल का किसी भी प्रकार से क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में नहीं किया गया है, बस एक इसे संज्ञा दे दी गई है, क्योंकि ये बाह्य कंकाल जो है एक प्रकार से मृत माना जाता है ना। इसमें जैसे बाल है, बाल में जीवन थोड़ी है, बाल में जीवन नहीं है। बाल को अगर काट दिया जाए या बाल लगा रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाल का हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है। देखो, कंघी अंगी करना वो एक अलग चीज़ है, वो एक फैशन वाली चीज़ है। बाल को अगर आप काट के अलग कर दें तो आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अवशेषी अंग है। ये किस में आता है? अवशेषी अंग में। नाखून क्या है? अवशेषी अंग है। काट दो फर्क नहीं पड़ता। अवशेष का मतलब जिसमें खून नहीं जा सकता, खून नहीं जाता तो एनर्जी भी नहीं जाती, तो ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ सारे लिख दिए, बाल, नाखून, खुर, चोंच, पंख और सींग। देखो, पंख में पूरा भाग नहीं आता, अंदर मांस जो है, मसल्स जो है वो अलग चीज है, लेकिन बाहरी जो अवशेषी अंग है वो आ जाएगा, सींग। तो ये 5-6 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जब भी ये आए तो आपको बाह्य कंकाल इसमें टिक कर देना है, इसे IMP डाल लेना, ठीक है। और बस इसमें और इतना नहीं, इसके अंदर आप डिटेल में बिल्कुल मत जाना। बस एक चीज याद रख लेना कि जो हमारे बाल हैं वो किस प्रोटीन से बनते हैं, तो आपको लिख लेना है क्रेटिन। क्रेटिन नहीं, काइटिन, सॉरी क्रेटिन है, क्रेटिन। थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, क्रेटिन है कि काइटिन है। क्रेटिन प्रोटीन से ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। ये सब प्रोटीन है ना, ये सब ओवरऑल प्रोटीन ही हैं। क्रेटिन प्रोटीन है, कहीं कहीं काइटिन भी होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आंतरिक कंकाल की, है ना, ये होता है एंडोस्केलेटन। दूसरा जो टाइप है वो क्या है आपका, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटल, देखो एक बात याद रखना, स्केलेटल है ये ना, स्केलेटल है, स्केलेटन नहीं, SKELETAL, एल है लास्ट में, स्केलेटल, स्केलेटल सिस्टम है कंकाल तंत्र। तो आंतरिक की अगर हम बात करें तो आंतरिक जो कंकाल तंत्र है इसको हमने अलग अलग दो भागों में फिर से बांटा है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। नंबर 1 होता है एक्सियल, एक्सियल नंबर 1 होता है एक्सियल। एक्सियल को हिंदी में हम कहते हैं अक्षीय, अक्षीय कंकाल। और दूसरा होता है एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर अक्षीय, और इसको हम क्या कह सकते हैं, उपाक्षीय। अक्षीय और उपाक्षीय लिख लेना आप, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। एक्सियल और एपेंडिकुलर मतलब अक्षीय और उपाक्षीय कंकाल, ये दो भागों में बांट दिया। अब आप कहेंगे अक्षीय क्या है और उपाक्षीय क्या है, समझो। जैसे हमने बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय, जो केंद्र में है वो केंद्रीय है, जो आजू बाजू फैला है वो परिधीय है। तो यहां से लेकर जब यहां तक हमारा केंद्रीय गया था तो वो केंद्रीय था, लेकिन इसके बाजू वाला परिधीय था। वैसे ही इसमें है अक्षीय कंकाल कौन सा होगा, जो आपके बीच में है, मतलब सिर हो गया, आपके यहाँ रीढ़ की हड्डी हो गया, गर्दन की हड्डी हो गई, इस तरीके से जो बीच में है ये क्या हो गया, ये अक्षीय कंकाल होगा, क्योंकि ये अक्ष में है, ठीक है। लेकिन इसके बाजू में जो फैला है, जैसे कंधा है, हाथ है, पैर है, पंजा है, पैर है, टहनी है, घुटने हैं, पंजे हैं, नीचे के उंगलियां हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब बाजू वाले हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे इन्हें, उपाक्षीय। अक्षीय तो है लेकिन अक्षीय के साथ वाले हैं, इसलिए उपाक्षीय या एपेंडिकुलर कंकाल, ठीक है। या फिर अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर बीच में लिख लेना कि मेन, इसमें अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और एपेंडिकुलर में आपका हाथ पैर आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से लिख लो। एपेंडिकुलर में हाथ पैर आ जाते हैं, और अक्षीय में आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका सिर आ जाएगा, दूसरा आपका पसली आ जाएंगी, और तीसरा आपका मेरु रज्जु आ जाएगा, मेरु रज्जु, ठीक। सिर को हम इंग्लिश में हेड कहेंगे, या फिर विज्ञान में इसको स्कल भी कहा जाता है, स्कल, है ना। पसली को रिब कहा जाता है, और मेरु रज्जु को वर्टिब्रा कॉलम भी कह सकते हैं, वर्टिब्रा कॉलम भी कह सकते हैं, बैकबोन भी कह सकते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, बैकबोन भी या वर्टिब्रा कॉलम भी, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो इस तरीके से हड्डियां हमारे पूरे शरीर में बटी हुई हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र और एपेंडिकुलर मतलब उपाक्षीय कंकाल तंत्र। अभी एक व्यापम में क्वेश्चन आया था, व्यापम का कोई सा एग्जाम था, ग्रुप 2 का था कि कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर के अक्षीय हिस्से में कितनी हड्डियां होती हैं, कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर के अक्षीय हिस्से में कुल कितनी हड्डी होती हैं। तो जब ये क्वेश्चन आया तो पहला ऑप्शन उसने 206 रखा, और सभी लोगों ने कुल देखा तो कुल हड्डियां देखा और 206 लगा के आ गए, लेकिन उसके सामने अक्षीय जुड़ा था तो आंसर बदल जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अक्षीय भाई साहब 80 हड्डियां होती हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अक्षीय जब भी सामने आपको दिख जाए और कुल हड्डियां लिखा दिखे तो आपको 206 नहीं लगाना, आपको कितना लगाना है, 80 लगाना है, 80। और अगर आपसे उपाक्षीय पूछे तब आपको कितना लगाना है, 126 लगाना है, तब आपको कितना लगाना है, 126 लगाना है। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आई थिंक इतना बन जाएगा, ठीक है, 120 और 80 200 और 6 206। तो अक्षीय 80 हड्डी होती हैं और उपाक्षीय एपेंडिकुलर 126 हड्डियां होती हैं, और कुल मिलाकर 206 हो जाती हैं। बात क्लियर है। अब इन 80 को भी हम इन 3 कैटेगरी में बांटेंगे और इन 126 को भी हम कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। हमारा जो स्कल है इसमें 29 हड्डी होती हैं, हमारी जो पसलियां हैं इनमें 24 हड्डी होती हैं, और हमारा जो मेरु रज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, इसमें 26 हड्डियां होती हैं। 26 कुल कितनी हो गई, 9 और 6 15 और 4 19,
2 4 6 और 1 7, 79 हड्डी। कितनी हो गई? 79 हड्डी। एक और कौन सी है? एक और आपके देखो यहाँ बीच में एक और होती है स्टर्नम। देखो रीढ़ की हड्डी तो है, वो अलग है, वो थोड़े पीछे होती है, लेकिन फेफड़ों में देखो, फेफड़ों में क्या है? 24 पसली हैं। देखो 24 पसली है ना, तो ये जो 24 पसली है ना, ये इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से ये हड्डी है, इस तरीके से होती हैं पसलियां। ठीक है, यहाँ हमारे फेफड़े होते हैं। तो 12 इस तरफ होती हैं पसली और 12 इस तरफ होती हैं पसली। ठीक है, ये देखो अभी आप घर में क्या करना, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया करो। जब आप यहाँ अपने आप की सेट उतारोगे ना, सेट उतारने के बाद आप इस तरीके से पेट को थोड़ा सा अंदर लेना। जब आप पेट को अंदर लोगे ना, तो यहाँ इस तरीके से फेफड़े दिखेंगे आपको 2, ये बड़े जो दिखेंगे फेफड़े होते हैं। और इन फेफड़ों में आप देखना इस तरीके से ऐसी हड्डियाँ होंगी। तो यही हड्डियाँ क्या कहलाती हैं? आपकी रिब्स कहलाती हैं, पसली कहलाती हैं। तो पसलियों की संख्या जो है, अगर आपसे पैर में पूछे तब आपको कितना लगाना है? 12 लगाना है, क्योंकि 12 इस तरफ होती हैं और 12 इस तरफ होती हैं। और अगर कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिब्स पूछे तब आपको कितना लगाना है? 24 लगाना है। ठीक है ना? तो 12 इस तरफ 12 इस तरफ, कुल मिलाकर 24 होती हैं। तो पैर में पूछे तो 24, ओवरऑल पूछे तो 24। और अगर आपसे पैर में पूछे तब आपको 12 लगाना है, क्योंकि ये जो पसली हैं ये 12 इस तरफ होती हैं और 12 इस तरफ होती हैं, जो आपको फेफड़े और हृदय को सुरक्षा देने का काम करती हैं। जैसे अगर लड़ाई हो गई आपकी, किसी ने यहाँ मार दिया है ना, पता चला आपका हृदय पिचक गया और आपका जो हृदय है वो आघात हो गया, आपको हार्ट अटैक वगैरह आ गया। पता चला आपके फेफड़े में किसी ने मार दिया, वो फूट गया, फिर आप सांस नहीं ले पा रहे और आपकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। अगर यहाँ जरा सा भी आघात होता है, जरा सा भी, तो आपकी मृत्यु होना निश्चित है। देखा होगा यहाँ अगर थोड़ा सा दब जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फांसी वगैरह में। तो यहाँ हो या ब्रेन हो या यहाँ हो, तो इन सभी को सुरक्षित रखा गया है। तो सबसे पहले हम सिर से बात करेंगे। सिर जो होता है ये स्कल कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्कल। स्कल के अंदर ये जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं क्रेनियम। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स। कभी भी आपसे पूछे कि आपकी जो सिर का ये हड्डी है ये क्या कहलाती है, तो ये आप क्या बताएंगे? क्रेनियम बॉक्स। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर दिमाग हमारा बंद रहता है। दिमाग इतना सॉफ्ट होता है रुई के जैसे रुई में अगर पानी भर दिया जाए तो इस तरीके से स्पंज की तरह वो दबेगा। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है। इस दिमाग में अगर जरा सा भी कुछ टच हो जाता है ना, इतना सा भी, तो व्यक्ति पागल हो जाता है। आपने देखा होगा कोई गाड़ी वगैरह से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए और अगर उसके यहाँ चोट आ जाए तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। या तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, या व्यक्ति अपना डाइजेशन सही से नहीं कर पाता, मतलब उसे ग्लूकोज वगैरह की बोतल से खाना दिया जाता है, या तो वो पागल हो जाता है, या उसे बहुत सारे पैरालिसिस है, लकवा लग गया, बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। तो ब्रेन में जरा सा भी अगर आघात हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन बाहरी अंगों में कुछ भी होता रहे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिकवरी जल्दी हो जाती है। इसलिए भगवान ने हमारे शरीर में क्रेनियम बॉक्स बनाया है। और ये क्रेनियम बॉक्स इतना कठोर होता है कि अगर कोई यहाँ आपको डंडा भी मार दे तो थोड़ा बहुत खून आता है, लेकिन ब्रेन आपका सुरक्षित बच जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो सिर में क्या होता है? क्रेनियम बॉक्स होता है। इसी सिर में कुल मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं? 29 हड्डियां। ये पूरे खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियों में 14 जो हड्डी हैं वो फेस पे होती हैं। इन्हीं 29 हड्डियों में 14 हड्डियां फेस पे होती हैं। अगर आपसे चेहरे की हड्डियां पूछे तब आपको 14 लगाना है। कितना लगाना है? 14 चेहरे में होती हैं और 6 कान में होती हैं। 14 और 6 कितना हो गया? 20 हो गया। 6 कान में। अब आप कहेंगे कान में कैसे? तो कान में मैं बताता हूं। देखो 14 ये हो गई चेहरे पे, 3 कान में हड्डियां होती हैं। 3 कान की हड्डी जो है उनका नाम है स्टेपिस, मेलिस और इनकस। 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपिस, मेलिस और इनकस। 3 यहाँ और 3 यहाँ। कितनी हो गई? 6 और चेहरे में कितनी? 14 और 6 20 हड्डी। बची कितनी? बची 28 में से 20 माइनस करो, 29 में से 20 माइनस करो, 9 हड्डी में से 8 हड्डी जो हैं, 8 हड्डी जो है वो आपके कपाल में होती हैं। कपाल समझ रहे हो? ये जो कपाल है यहाँ से यहाँ तक पूरा पीछे की ओर, ये कपाल में 8 हड्डी होती हैं। 8, 14, 3 और 3।
8, 14, 3 और 3 कितनी हो गई 28। और एक हड्डी होती है जो इस खोपड़ी को साधे हुए है, यहाँ अंदर ये आपकी ये दिख रहा है ना, ये इसके अंदर एक छोटी सी हड्डी होती है जीभ के नीचे की ओर, जो पूरी ये, या मैं ऐसा कहूँ कि आपकी जो खोपड़ी है वो जिस हड्डी पर रखी हुई है, और देखो ये घूम रही है, ये मेरी मुंडी घूम रही है ना, तो ये उसी हड्डी पर रखी हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें 28 हड्डी और एक यहाँ नीचे होती है जो इससे कनेक्ट रहती है, तो कुल मिलाकर 29 हड्डियाँ हमारी खोपड़ी में हो जाती हैं। तो खोपड़ी में टोटल हड्डी पूछे तब 29 लगाना है, चेहरे में पूछे तो 14 लगाना है, कपाल में पूछे तो 8 लगाना है, कान में पूछे, एक कान में पूछे तो 3 लगाना है, 2 कान में पूछे तो 6 लगाना है, कुल मिलाकर 29। पसलियाँ मैं बता चुका 24। अंतिम बात आता है रीढ़ की हड्डी। अंतिम बात आती है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में वैसे तो देखा जाए तो 26 हड्डियां होती हैं। कितनी? 26। कैसे? इस तरीके से। इस तरीके से जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बैकबोन। इंग्लिश में कहा जाता है बैकबोन। विज्ञान में से कहा जाता है वर्टिब्रा कॉलम। विज्ञान में से क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कॉलम भी कहते हैं, और इसको हम वर्टिब्रेट्स की श्रेणी में भी रखते हैं, और संस्कृत में देखा जाए तो इसको मेरु रज्जु भी कहा जाता है। मेरु रज्जु भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके नाम है। तो ये आपकी यहाँ से शुरू होती है, और ये पीछे आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी जो नीचे तक जाती है। ये रीढ़ की हड्डी लगता हमें एक है, लगता हमें ऐसा है कि ये एक हड्डी है, लेकिन ये एक नहीं होती, ये बहुत सारे टुकड़ों में होती है, और इनके टुकड़े ही गिने जाते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट सारे ऐड होते हैं। ठीक है, तो इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक बना है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल इसी से बनता है। वो क्या पूछता है कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती हैं? तो लोग समझते हैं कि अरे रीढ़ की हड्डी तो एक हड्डी है, तो वो एक लगा के चले आ जाते हैं। जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो कितना 26 लगा देते हैं, है ना। 26 इसका सही आंसर है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे निकलता है। अगर आपसे पूछे वयस्कों में, वयस्क समझ रहे हो ना, एडल्ट जो बड़े होते हैं, जिनकी एज लगभग 21 साल से ऊपर है, तो वयस्कों में अगर आपसे पूछे तब आपको 26 लगाना है। लेकिन अगर आपसे बच्चों में पूछे, शिशुओं में पूछे, तब आपको 33 लगाना है, 33 लगाना है। अब आपके दिमाग में यहाँ ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बच्चों में ज़्यादा और बड़ों में कम हड्डियाँ, तो ऐसे कैसा पॉसिबल है? थोड़ा सा असमंजस लगता है। बेसिकली ओवरऑल हड्डियों की भी संख्या कुछ ऐसे ही है। बड़े लोगों में 206 होती है हड्डियाँ, लेकिन बच्चों में 306 होती हैं, 300 प्लस होती हैं। लेकिन ऐसा उल्टा लगता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे जब होते हैं ना, तो उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। तो एक जो हड्डी है ना, वो सॉफ्ट होने के कारण उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो ये हड्डी है, आर्म्स की हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी मेरी एक हड्डी दिख रही है, या फिर ये वाली देख लो ह्यूमरस, तो ये अभी यहाँ से एक हड्डी दिख रही है, तो ये एक है वयस्क में। लेकिन जब ये बच्चे में होती है तो इसी एक में भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। टुकड़े क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे ने अभी विकास नहीं किया। बच्चा क्या है? अभी अविकसित है। अविकसित है तो यहाँ पर अभी उसके टुकड़े हैं। तो इस तरीके से बच्चों में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। समझो, ये रीढ़ की हड्डी है, ये बच्चों में ज़्यादा टुकड़ों में होती है, इसलिए बच्चों में 33 होती है, 33 होती है। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है तो ये 2 टुकड़े मिलकर एक बन जाते हैं, निचली ओर ऐसे एक बन जाते हैं। तो नीचे 2 स्टेप्स पाए जाते हैं, जिसमें एक में 5 होती हैं, तो वो 5 मिलकर एक बना लेती हैं, और एक उससे भी निचला भाग होता है जिसमें 4 होती हैं, वो 4 भी मिलकर कुल मिलाकर एक हिस्सा बना लेता है। इसलिए 33 से वयस्कों से 33 बच्चों से वयस्कों में 26 बचती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रीढ़ की हड्डी में वयस्कों में 26 और बच्चों में 33। क्लियर है? इसी 26 में अगर आपसे पूछे कि गर्दन में कितनी होती है, तब आपको लगाना है 7 हड्डी। क्योंकि ये जो गर्दन है, ये गर्दन भी आपकी यहीं से ऐड है। आप देखेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी नीचे से आई है, वो गर्दन से होती हुई आपकी सिर तक गई है। तो इस गर्दन में भी पर्टिकुलर जो 7 हड्डियां होती हैं, वो इसी 26 के अंदर इंक्लूड हैं। बात क्लियर है? इसी 26 के अंदर आती हैं। लेकिन कभी कभी पर्टिकुलर पूछ लेता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर गर्दन में या गर्दन के हिस्से में कितनी आती हैं, केवल इतने में, केवल इतने में पूछे तब आपको 7 लगाना है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 माइनस कर दो आप, आंसर आ जाएगा। तो 7 होती हैं। याद कैसे रखोगे? गौर से देखो अपनी गर्दन को, तो गर्दन और ये दाढ़ी 7 दिखता है, गर्दन का ये वाला भाग और ये वाला 7 दिखता है, इसलिए इसमें 7 हड्डियां होती है। मैंने याद किया था और आपको जैसा सही लगे आप वैसे याद कर सकते हैं, है ना। उससे क्या थोड़ा सा अपन ने एग्जाम में देखा कि यार ये शेप 7 है तो 7 हड्डियां, ऐसे याद कर सकते हो। तो आपका सिर भी क्लियर हो गया, पसली भी मैंने आपको समझा दिया, रीढ़ की हड्डी भी समझा दी, ठीक है। और कुल मिलाकर ये कितनी हो गई? 79 हो गई। 79 हो गई। आप कहेंगे कि सर आपने तो 80 बताया है, 80 बताया है, तो इसमें एक और हड्डी प्लस होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम, अब ये कौन सी हड्डी है? ये जो फेफड़े हैं, जब आप पेट को थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं तो ऐसी पसलियां दिखती हैं, तो 12 इस तरफ 12 इस तरफ 24, लेकिन बीच में एक पतली सी और पड़ी होती है, एक बीच में पतली सी और होती है जो फेफड़ों को बीच में सहायता देती है, जिसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी इस स्टर्नम के पीछे होती है, यहाँ पीछे से रीढ़ की हड्डी गई है, लेकिन इसके ऊपरी वाले भाग में पसलियों के बीचों बीच में एक सहारा देने के लिए स्टर्नम होती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे शरीर में थाइमस ग्लैंड होती है, तो थाइमस ग्लैंड थाइमोक्सिन हार्मोन जब रिलीज करती है तो वो हड्डी इसी स्टर्नम के पास होती है ना। तो वो आपको याद आ गया होगा पिछली क्लास का। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 79 + 1 = 80 हड्डियां हमारे टोटल अक्षीय कंकाल तंत्र में होती हैं। ये व्यापम का क्वेश्चन था। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं, जब अंदर दूसरा पूछता है तो नहीं बनता। तो एक बात याद रखना, ओवरऑल कुल पूछे हड्डी तब 206 लगाना है, लेकिन अक्षीय में कुल हड्डी पूछे तब 80 लगाना है, उपाक्षीय में कुल हड्डी पूछे तब 126 लगाना है ना। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने आपको ये वाला एक टॉपिक बता दिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी समझ लो जल्दी से। अब हमारा एपेंडिकुलर आ गया। एपेंडिकुलर का मतलब होता है हाथ पैर। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है हाथ पैर, मतलब कुल मिलाकर पैर की हड्डी और हाथ की हड्डी। तो सबसे पहले हम हाथ की बात करेंगे, फिर पैर की बात करेंगे। देखो मैंने आपको 80 हड्डी गिनकर बता दी हैं, 80 हड्डी गिनकर बता दी हैं। अब 80 के बाद कितनी हड्डी बची हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं आज आप पहली बार जानेंगे। आपने ये हड्डी देखी है, पता है, सब पता है, लेकिन आज आपको वास्तविक तौर पर सही से जानकारी मिलेगी कितनी होती हैं और उनके नाम क्या हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो हैंड है वो यहाँ से शुरू होता है, शोल्डर से। तो जो शोल्डर से शुरू होता है, इस शोल्डर में यहाँ पर एक मेखला होती है, जैसे गर्डल कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंश मेखला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं, जो हमारे शरीर में ऊपर की ओर होती है। और यही अंश मेखला जो है वो हमारे हैंड को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। जिसे हम शोल्डर कहते हैं, सामान्य भाषा में कंधा कहते हैं, लेकिन इसमें जो हड्डी का नाम है वो क्या है? अंश मेखला है। अंश मेखला का मतलब अंश है। अंश मतलब एक आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, 4/5, 3/9, इस तरीके से। तो ये अंश होता है, ये हर होता है। अंश और हर, तो अंश कहाँ होता है? ऊपर, और हर कहाँ होता है? नीचे। तो अंश ऊपर होगा ना, तो पैर ऊपर होते हैं कि हाथ ऊपर होते हैं आपके शरीर में? बताओ, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो आपके शरीर में हाथ ऊपर होते हैं, इसलिए अंश मेखला आपके कंधे में होती है। कंधे के बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ जो हड्डी है इसको ह्यूमरस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। एक बात याद रखना, यहाँ से यहाँ तक एक ही हड्डी होती है। बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, मैं उतना अच्छा, मेरी आर्ट नहीं है तो उतना अच्छा डायग्राम मुझसे नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये आपका कंधा है ना, जिसमें क्या है? अंश मेखला है। इसके बाद ये वाली जो हड्डी है इसको ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस के बाद ये वाली जो हड्डी है, यहां आपको एक हड्डी लगता होगा, लेकिन यहां 2 होती हैं। आपको लगता होगा कि यहां 2 हैं, यहां 1, लेकिन उल्टा है। यहां 1 हड्डी होती है और यहां 2 हड्डी होती हैं, ठीक है। एक ये गई है और एक ये गई है, 2 हड्डी जोड़ी होती हैं कलाई तक, ठीक है।
तो ह्यूमरस कितनी है? एक है, यहाँ लिखता जाता हूँ मैं, रेडियस अल्ना, दो हो गई है ना। यहाँ पर एक छोटी वाली हड्डी और एक बड़ी वाली हड्डी, रेडियस अल्ना, दो होती हैं, रेडियस और अल्ना एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि हमारे शरीर के किस हिस्से में एक साथ दो हड्डियाँ मौजूद होती हैं, तो हमारे शरीर में केवल दो ही ऐसे हिस्से हैं जहाँ एक साथ दो हड्डी होती हैं। एक आपका ये वाला भाग, मतलब टहनी से लेकर पंजे हाथ तक, और एक आपका पैर वाला भाग, घुटने से लेकर आपके पैर तक। ये दो भाग बस शरीर में ऐसे हैं जहाँ एक साथ दो हड्डी हैं, बाकी सभी जगह एक ही हड्डी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो रेडियस अल्ना हो गई, ठीक है। देखो, जैसे ही बड़े की ओर से छोटे की ओर जब आपका हैंड जाएगा तो हड्डियां बढ़ती जाएंगी। उल्टा होता है। आपको लगता है ये बड़ा वाला भाग है, यहाँ ज़्यादा हड्डियां होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक हो जाएगी, यहाँ दो हो जाएंगी। कलाई में आपसे पूछे कि कलाई में जो हड्डी है, कलाई में कुल मिलाकर 8 हड्डियाँ होती हैं। कलाई में कुल मिलाकर 8 हड्डियाँ होती हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8। आपको कार्पल समझ में ना आए, आप ब्रैकेट में कलाई लिख लेना, ठीक है। आपको रेडियस अल्ना समझ में ना आए तो ब्रैकेट में आप आर्म्स लिख लेना, ठीक है, जिससे पता चले आपको। फिर ये देखो, ये कलाई जो है इसको कार्पल्स कहेंगे। कलाई के यहाँ देखो, ये कलाई है, यहाँ 8 हड्डियाँ हैं, इसको कार्पल्स कहेंगे। कार्पल्स के बाद यहाँ वाला हिस्सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है मेटाकार्पल्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेटाकार्पल्स है, ठीक है। और ये उंगलियां कहलाती हैं फेलेंजिस। इसको उंगलियां कहते हैं, इसमें इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है, फेलेंजिस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कार्पल्स 8, ये वाला हिस्सा पंजा वाला भाग मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स इसमें कितनी होंगी बताइए? देखो अपने हाथ को पहचानो, 1 2 3 4 5 उंगली हैं, 5 उंगली से कनेक्ट हैं। बस समस्या एक ही जगह है, कार्पल्स की जगह है। उंगलियों में आप समझ जाएंगे 5 उंगली है तो मेटाकार्पल्स 5 ही होंगी। गिन भी सकते हैं आप, तो वहाँ एग्जाम में इस तरीके से गिन भी सकते हैं, लेकिन आप कार्पल्स में फंस जाएंगे। कलाई में आपको 1 हड्डी लगेगी, लेकिन कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं, इसलिए कलाई को सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, ठीक है। तो 8 हड्डियाँ कार्पल्स में होती हैं। अब बची आपकी फेलेंजिस। फेलेंजिस या अंगुलियाँ भी लिख सकते हैं आप। अब आप मुझे बता दो खुद गिन के कि आपकी उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं। आप अगर आपकी खुद उंगलियों में आप हड्डियां गिन के नहीं बता पाए तो इससे बड़ी बात शर्म की कुछ और नहीं हो सकती कि आपकी उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं। बताइए, नहीं पता होगा। बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, लेकिन हम हमारे हाथ पैरों को ही नहीं देख पाते, ठीक है। 14 हड्डियां होती हैं केवल और केवल उंगलियों में। यहाँ से कैसे? इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 है ना। देखो, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 3 3 3 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, कितना हुआ? 3 चौको 12, और अंगूठे में 2 होती हैं, 12 और 2 14। क्लियर? अंगूठे में 2, ये देखो, और इसमें 3 3, 3 चौको 12 और 2 14 हड्डियां। यही 14 आपकी पैरों की उंगलियों में भी होंगी, ठीक है। तो आगे हम पैर को भी समझाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको ऐड कर लो। अब यहाँ आप इसका ऐड कर लो, कितना हो गया? 14 और 5 19, 19 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 हड्डी, 30, ठीक है। एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60, एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60, ठीक है। 60 हो गया। अभी ए वाली रह गई है, एक 2 हड्डी, एक यहाँ 2, और एक उस तरफ। चलो यहीं कर लेता है ना, यहीं कर लेते हैं। ये कितना 30 हो गया था, 30 और 1 31 और 1 32। यहाँ देखो अंश मेखला में भी 2 होती हैं, तो 30, 1 31 और 1 32। 32 इंटू 2 इसलिए क्योंकि 2 हाथ की बात हो। देखो, एक हाथ में अगर 32 होंगी तो 2 हाथ में 64 है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम ये एक हाथ का ही पढ़ेंगे ना, दूसरा हाथ का क्यों पढ़ेंगे? दूसरा हाथ तो हमारा सेम है। तो एक हाथ की हड्डियां बस हमने पढ़ ली। सेम नाम इस तरफ के होंगे, सेम संख्या इस तरफ की होगी, क्योंकि एक हाथ बड़ा छोटा किसी का नहीं होता।
एक हाथ में कम ज़्यादा उंगली किसी की नहीं होती, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो एक हाथ बस आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 64 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, अब हम पैर की बात कर लेते हैं। पैर की बात कर लेते हैं। पैर में देखो ऊपर क्या होता है, देखो यहाँ अंश मेखला था, यहाँ ये वाला जो भाग है ये श्रोणी मेखला कहलाएगा, श्रोणी मेखला। ठीक है, इस तरीके से बना देता हूँ मैं, अभी काम चलाऊँ। श्रोणी मेखला है। फिर इसके बाद ये वाली जो हड्डी है जांग की, थाई की, इसको कहा जाता है फीमर। घुटने में कहा जाता है पटेला। यहाँ कहा जाता है टीबिया, फिबुला। यहाँ आपका टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीस। कितनी 64 हो गई थी हमारी, है ना, 64 हाथों में। एक, एक, दो, टार्सल, टार्सल 8 होंगी, मेटाटार्सल 5 होंगी और ये 14 होंगी। ठीक है, जांग में एक हड्डी होती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। एक बात याद रखना, हमारे शरीर, पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे जांग की हड्डी, थाई की हड्डी होती है फीमर। इसका नाम क्या है, फीमर नाम है, और ये सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कहाँ होती है, कान में होती है ना, कान में होती है, जिसका नाम स्टेपीस है, अभी मैं आगे लिखा दूंगा। तो एक फीमर, एक पटेला। पटेला घुटने में होती है। उसके बाद घुटने के नीचे वाला जो भाग है जिसे आप पिडरी कहते हैं, इसमें 2 हड्डी होती हैं। एक का नाम होता है टीबिया, एक का नाम होता है फिबुला, दोनों साथ में रहती हैं। उसके नीचे टार्सल और मेटाटार्सल। जैसे हाथ में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स था, वैसे ही पैर में टार्सल और मेटाटार्सल रहेगा। टार्सल क्या होगा, ये जॉइंट वाला पंजा, और पंजे के सामने वाला जो भाग है वो मेटाटार्सल होगा। तो टार्सल में 8, मेटाटार्मल्स में 5 और फेलेंजिस में 14, है ना, ऐड कर लो। 14, 5 19 और 1 20 और 8 28, 29 30 31 और 1 32, 32 दूनी 64, 64। सॉरी, टार्सल में एक कम रहती है, इसमें 7 रहेंगी, है ना। टार्सल में कितनी होंगी, 7 होंगी। टार्सल में 7 होंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 31 हो जाएंगी। 31 इंटू 2 और 2 3 जा 6, 62। ठीक, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो तो बताइए। हाथ में 64 हो गई, पैर में 62 हो गई। 62 समझ में आ गया ना। एक पैर में 31, दूसरे पैर में फिर 31, 31 इंटू 2 इक्वल टू 62। अब इसको ऐड कर दो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, आ गया आंसर। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 126। तो हाथ और पैर में कुल मिला के 126 हड्डियाँ, सिर और यहाँ ये रीढ़ की हड्डी मिलाकर कुल 80 हड्डी। 80 और 126 कितना हुआ, 206, आ गया आंसर। तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ होती हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा कि 206 हड्डी हमारे शरीर में किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो आज हमने पूरी हड्डियों को एक एक करके गिन लिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिखकर पूछ सकते हैं। उस पर हम फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक समझ हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि हमारे शरीर में। अब आप क्या करें, हेडिंग डालें इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट फैक्ट या महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम कुछ ऐसे बिंदु लिखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं। हमारे शरीर में ये हड्डी है, ये हड्डी है, दोनों जुड़ी हैं, तो कौन वैसा व्यक्ति बैठा है यहाँ जो इसे जोड़ा है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, तो उसको कहा जाता है लिगामेंट।
क्या कहा जाता है? लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपकी एक हड्डी से दूसरी हड्डी को हमेशा जोड़ने का काम करता है। जिसका लिगामेंट कमजोर होता है ना, वो थोड़े से ही गिरता है और उसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। कोई व्यक्ति होते हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये लिगामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लिगामेंट मजबूत है तो आपकी हड्डियां भी मजबूत हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हड्डी को मसल्स से कौन जोड़ता है? बात समझ में आई? आपके शरीर में केवल दो ही चीजें हैं। एक तो आपके शरीर में मसल्स है, ये मसल्स मतलब मांस, पूरे शरीर में मांस है, और मांस के अंदर क्या है? हड्डी है। हड्डी और मांस के अलावा आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। तो बस दो ही चीजें होंगी, या तो हड्डी से हड्डी जुड़ेगी या हड्डी से मांस जुड़ेगा। अंदर हड्डी है लेकिन इस मांस को कौन जोड़े है? हड्डी। लेकिन हड्डी और मांस के बीच में भी क्या है? तो उसको हम कहते हैं टेंडोन। उसको हम क्या कहते हैं? टेंडोन। तो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है और हड्डी से मांस को या मसल्स को या मांसपेशी को टेंडोन जोड़ता है। ये दो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि आपकी जो हड्डी है, आपकी जो हड्डी है, उन हड्डियों में कुछ पानी भरा होता है, द्रव, पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है। उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं साइनोवियल द्रव। क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव। तो दो हड्डियों के बीच में जो पदार्थ भरा होता है, टू बोन्स इन प्रेजेंट ऑफ फ्लूइड, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, साइनोवियल हिंदी में भी सेम रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत काम की बात है, बहुत दिमाग की बात है, समझने की चीज़ है। समझो, आपके शरीर में मैंने अभी क्या बताया आपको कि या तो हड्डी है, या तो हड्डी है, बोन है, या मसल्स है। मसल्स है। ठीक है। बोन कैसी होती है? कठोर, कड़ी। और मसल्स, मांस कैसा होता है? सॉफ्ट, कमजोर। मांस कैसा होता है? दबता है, ये मांस दबता है, सॉफ्ट है। हड्डी कैसी है? कठोर है, हड्डी दबती नहीं है। लेकिन इसके बीच में भी एक पदार्थ होता है जो थोड़ा सा कठोर भी होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। मतलब कठोर, हार्ड और सॉफ्ट दोनों के बीच की कड़ी होता है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। जिसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। हिंदी में से कहा जाता है उपास्थि। हिंदी में से क्या कहते हैं? उपास्थि। हड्डी को संस्कृत में अस्थि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि। और अस्थि, अब जैसे आपसे पूछे आपकी नाक, नाक आपकी किस चीज़ की बनी है? ये वाली ऊपर, तो ये हड्डी की नहीं बनती, हड्डी इसके अंदर है। लेकिन ये ऊपर का अगर आप मांस देख रहे हैं तो ये मांस नहीं है, ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज है, जो मांस से थोड़ा सा कड़ा है। देखो ये कड़ा है, कान भी आपके कड़े हैं। ठीक है। तो ये मांस बिल्कुल ढीला होता है और हड्डी बिल्कुल कड़ी होती है, लेकिन इसके बीच का भाग क्या होता है? कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार एक एग्जाम में पूछा था कि जो कार्टिलेज है या जो उपास्थि है, इनमें क्या उपस्थित होता है? इनमें क्या उपस्थित होता है या कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तब आप क्या लगाएंगे? या लिखो, देखो कार्टिलेज इन प्रेजेंट, तब आप लगाएंगे कॉन्ड्रोसाइट। क्या लगाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट सेल। क्या लगाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट सेल या कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो इसे कड़ा और सॉफ्ट दोनों बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो आप डैश करके लिखें फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बिगेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या लगाएंगे? फीमर। और फीमर ऑप्शन में ना हो तब आप लगा देंगे थाई या जांघ की हड्डी। फिर आपसे पूछेगा सबसे छोटी हड्डी, तब आप लगाएंगे स्टेपीस। तो आप क्या लगाएंगे? स्टेपीस। स्टेपीस कहाँ होती है? कान में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे, तब आपको लगाना है क्या? तब भी आपको फीमर ही लगाना है। अगर आपसे पूछे आपके शरीर की सबसे कठोर हड्डी, तब आपको क्या लगाना है? जबड़े की हड्डी। तब वो क्या लगाना है? जबड़े की हड्डी। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मजबूत और कठोर में। देखो दोनों चीज़ें लगती एक सी हैं, लेकिन साइंस थोड़ा सा इसे अलग मानता है। तो जब भी आपसे शरीर में मजबूत हड्डी पूछे
तब आपको क्या लगाना है, फीमर। फीमर बहुत मजबूत है। लेकिन कठोर पूछे तब आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है जबड़े की हड्डी या जॉ बोन। जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे ज़्यादा कठोर होती है, ये वाली, ये जबड़ा, लोअर। एक बात याद रखना, जबड़े में भी कौन सा, लोअर जॉ, लोअर जबड़ा, निचला जबड़ा या लोअर जॉ। निचला जबड़ा कठोर होता है, ऊपरी जबड़ा तो बहुत कमजोर होता है, जरा सा मार दो खून आ जाता है, लेकिन निचला जबड़ा जो है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे आपके शरीर की सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, तब आप लगाएंगे ग्लूटीनियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस आपके शरीर की सबसे बड़ी मसल्स है। पूछे कहाँ होती है, तो हिप में होती है ना, हिप, कमर। अगर लॉन्ग मसल्स पूछे, सबसे लंबी मसल पूछे, तब आपको लगाना है सार्टोरियस, सार्टोरियस, सार्टोरियस। ये थाई में होती है ना, थाई समझ गए ना, जहाँ फीमर है वहीं ये मसल्स होती है, सबसे लंबी मसल्स है। अगर आपसे पूछे मसल्स का अध्ययन, मसल्स का अध्ययन हम किस में करते हैं, तब आप लगाएंगे क्या, मायोलॉजी, मायोलॉजी। तो आप क्या देखो, माइकोलॉजी नहीं, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, मायोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी। मजबूत मसल्स पूछे तब मजबूत मसल्स, मजबूत मसल्स कौन सी होगी आपकी, चलो इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे, मजबूत मसल्स। सक्रिय मसल्स पूछे, सक्रिय मसल पूछे, तब आपको लगाना है आँखों की आँखों की मसल्स। आँखों में जो पुतली वाली मसल्स होती है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। देखो आप, आपके शरीर का कोई भी भाग स्थिर रहे, लेकिन आँख कभी स्थिर नहीं रहती। आँख को आपने देखा होगा थोड़े थोड़े समय में यहाँ वहाँ होती रहती, हिलती रहती है। थोड़ा हाथ आ गया, यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी। इसलिए सबसे सक्रिय एक्टिव मसल्स कौन सी है, आँख की है। अगर आपसे व्यस्त पूछे सबसे व्यस्त मसल्स कौन सी है, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे हृदय की। हृदय में कौन सी होती है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सबसे ज़्यादा व्यस्त होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639, 206 हड्डियां हैं पूरे शरीर में और 639 मसल्स हैं। पूरे शरीर में जो मांस है उसकी संख्या कितनी है, 639 है। कितनी है, 639 है। लेकिन अगर आप बच्चों में पूछे, बच्चों में पूछे तब आपको कितना लगाना है, 256 लगाना है। बच्चों में पूछे तो मसल्स की संख्या 256 लगाना है, सॉरी 656, कितना होगा, 656 होगा। लेकिन अगर नवजात में पूछे, नवजात का मतलब है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, तब आपको 700 लगाना है, तब आपको 700 लगाना है। ठीक है। हड्डी का बताना मैं भूल गया, वयस्कों में 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। 300 प्लस में अधिकांश तौर पर अभी तक 306 ऑप्शन में देखा गया है, लेकिन 306 या 300 प्लस के अलावा जो भी ऑप्शन आपको दिखे आप लगा देंगे। 206 मानव में, बच्चों में 300 प्लस या 306। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने सारी हड्डियों को डिस्कस कर लिया है। हड्डियों के कुछ रोग लिख लो, हड्डियों से संबंधित कुछ रोग लिख लो। ठीक है। रोगों के नाम बस आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि कौन सा रोग हड्डी को प्रभावित करता है। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो, हड्डियों का रोग, डिसीज ऑफ बोन। नंबर 1 रिकेट्स, नंबर 1 रिकेट्स। एक बात याद रखना, रिकेट्स बच्चों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है मतलब सूखा रोग, और यही रोग जब वयस्कों में हो जाए तब इसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, है ना। तो पहला रोग क्या है, रिकेट्स है, रिकेट्स है ना। ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोमलेशिया है। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है। चौथा रोग आपका आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस है। पांचवा रोग आपका और क्या होगा, सूखा रोग है। सूखा रोग में से रिकेट्स को ही कहा जाता है। सूखा रोग है, आर्थराइटिस है, और क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, सूखा रोग हो गया। हाँ, हॉर्निया, 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 वेस्कुलर नेक्रोसिस और गांठियावाद। 3 रोग और लिख लो। गांठियावाद, वैसे गांठियावाद इसी को कहा जाता है, आर्थराइटिस को, है ना।
अर्थराइटिस को। गांठी, गांठी अगर हो जाए तो आप लौंग का तेल लगा लो, तो लौंग के तेल से ठीक हो जाता है। हार्निया, हार्निया और वेस्कुलर नेक्रोसिस, वेस्कुलर नेक्रोसिस, इतना काफ़ी है। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेसिया, कुल मिलाकर इन सभी रोगों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। ऑस्टियोमलेसिया, अर्थराइटिस, सूखा रोग, गांठियाबाद, हार्निया और वेस्कुलर नेक्रोसिस, इतने रोग अगर आपको हो जाए तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब सूख जाएंगी, उनका टेंडन कमज़ोर हो जाएगा, या तो लिगामेंट कमज़ोर हो जाएगा, या कैल्शियम की कमी हो जाएगी, या फास्फोरस की कमी हो जाएगी, या वाटर की कमी हो जाएगी, या अस्थि मज्जा की कमी हो जाएगी, या ओसिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी। फिर आपको डॉक्टर ओसिन प्रोटीन देगा, कैल्शियम की गोली देगा, फास्फेट की गोली देगा और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। या तो हड्डियों में छेद वगैरह हो जाते हैं पोरोसिस में। तो ये सभी चीज़ें आपको कुल मिलाकर हड्डियों से याद रखना है। ये पूछेगा ये रोग किस तंत्र से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, और एक ऑप्शन हड्डी होगा, कंकाल तंत्र होगा, जो आपको टिक करना है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।